छत्तीसगढ़ के फार्मर की है वही समस्या है एमपी के फार्मर की है। ओ- तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती है जो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वहाँ इसके वेपर पहुंच सकते हैं। तो इसके वेपर जाके आपका जो अंगूर का प्रोडक्शन है वो जीरो कर सकती है। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका धानुका के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है। ये तो मैं हर एक पॉडकास्ट में बोलता हूँ, बट ये भी पॉडकास्ट ग्रेप्स के सब्जेक्ट के ऊपर रहने वाला है। इस पॉडकास्ट में और भी ग्रेप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज हमारे साथ है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से SME घनश्याम इंगड़े सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट शो में? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस पॉडकास्ट शो में। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अनेक किसानों के साथ एक साथ कनेक्ट हो पाएंगे और स्टूडियो का वातावरण भी बहुत अच्छा है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली सर। सर, आपने जैसे बताया, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने महाराष्ट्र में काम किया है, आपने MP में भी काम किया है। क्या अनुभव था कि फार्मर के साथ काम करके सर? महाराष्ट्र के फार्मर और एमपी के फार्मर, वैसे तो फार्मर कहीं का भी हो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम्म, फर्क नहीं होता है। हम्म, उनके जो समस्याएं होती है वो एक समान ही होती है। जितना जो समस्याएं महाराष्ट्र के फार्मर की है वही समस्याएं छत्तीसगढ़ के फार्मर की है, वही समस्याएं एमपी के फार्मर की है। ओके। अ, फसल का भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम्म, हाँ, जमीन की उपजाऊता का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो निमाड़ में कपास बहुत अच्छा होता है, कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, मिर्च बहुत अच्छी लेते हैं वो, जैसे हमारे विदर्भ में लेते हैं। तो विदर्भ का वातावरण और निमाड़ का वातावरण वो तकरीबन सेम आता है। बाकी बात वेस्टर्न महाराष्ट्र की, तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र फलों के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के फल बहुत प्रसिद्ध है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फलों की खेती होती है। तो यही बस है, बहुत ज़्यादा फर्क किसानों में नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने ये जर्नी कब स्टार्ट की थी? लाइक एग्री धानुका एग्रीटेक कंपनी में आप कब से काम कर रहे सर? मुझे तकरीबन धानुका में 7 साल हो गए हम्म, और मेरा पूरा 24 साल का एक्सपीरियंस है। और ये पूरा एक्सपीरियंस किसानों के साथ काम करने का है। मैंने सेल्स भी देखा है, और सेल्स का 7 साल पहले मैं सेल्स ही देखता था। हम्म, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और टेक्निकल एप्टीट्यूड के वजह से हम्म, मुझे यहाँ एसएमई का रोल मिला, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पहले मैं आरबीडीएम था, मैं विदर्भ मराठवाड़ा खानदेश देखता था। उसके बाद मेरा प्रमोशन होके मैं यहाँ एसएमई करके पोजीशन पे आया और पूरा महाराष्ट्र देखने लगा। इस पोजीशन में मैंने आम से लेके स्ट्रॉबेरी तक सभी फसलों पे काम करने का मौका मुझे मिला है, हम्म। और मैंने सभी किसानों के साथ काम किया है। सर, आपने जैसे अभी बताया कि आपने सभी किसानों के साथ काम किया है। सर, क्या अनुभव रहता है? कभी कभी क्या होता है ना कि किसानों के लिए बहुत सारी समस्या रहती है, बहुत सारी एरिया रहते हैं, वहां पे पानी नहीं रहता, लाइट नहीं रहती। कुछ चीजें ऐसे ना, उन्हें हम नहीं रोक सकते, जैसे कि ये बहुत सारी बारिश होती है, कभी कभी बारिश भी नहीं होती। तो मतलब उनके मन में या उनके अंदर क्या भावना भरी रहती है सर? बारिश की वजह से थोड़ा डर होता है। जैसे अगर हम अंगूर के किसान लेंगे, ग्रेप्स के किसान लेंगे, तो उनको बारिश का थोड़ा सा डर होता है कि अगर बारिश हो जाए उनकी छटनी होने के बाद, तो डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप उनके बगीचे में होता है। बाकी जगह की अगर बात करें तो मेजरली हमारा ज़्यादातर पे रेनफेड फार्मिंग है, ओके। एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो समस्याएं खड़ी होती है, लेकिन अगर बारिश कम होती है तो उसके लिए भी धानुका के पास सॉल्यूशन है। बारिश ज़्यादा होती है तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अंगूर में जो है वो बारिश का बड़ा वो होता है, मतलब धोखा होता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है। हम्म, और इस सीज़न में जब अक्टूबर प्रूनिंग होती है, अक्टूबर की छटनी होती है, फ्रूट प्रूनिंग होती है, तो वो टाइम पर किसानों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ओके ओके सर। विंटर क्लाइमेट में अंगूरों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? विंटर में मतलब ठंड के दिनों में, अब अगर आप अंगूर की बात करेंगे तो ठंड का जो सीज़न होता है वो ग्रेप्स का सीज़न होता है। हमारे यहाँ ठंड में ग्रेप्स लिए जाते हैं, हम्म, जो प्रोडक्शन है वो ठंड में लिए जाते हैं। बाकी के देशों में और सीज़न होते हैं।
तो हमारा जो सीज़न होता है ठंड का, जो अक्टूबर से शुरू होता है, तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे सबसे पहले होता है कि द्राक्ष के अंगूर के खेत में रोगों को आने न देना। हम्म, सो रोगों से वो जो बेल है द्राक्ष की, उसका बचाव करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये किसान ये करते हैं और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद भी और चीज़ें होती है, तो मेन समस्याएं ये पानी की वजह से होती है। अगर पानी आ जाए तो उनको, बारिश हो जाए तो उनको प्रिवेंटिव स्प्रे लेने ज़रूरी होते हैं, हम्म, या बारिश होने के तुरंत बाद स्प्रेइंग करनी ज़रूरी होती है, तब वो ये अंगूर को बचा सकते हैं। हम्म, क्योंकि ये जो अंगूर है हमारे, ये सब सीडलेस वेराइटी है, हम्म, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो जितनी डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, उतना उसको रोगों का धोखा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। आपने महाराष्ट्र हो या बाहर भी बहुत सारा काम किया है, महाराष्ट्र के बाहर सर। सर, आपके एक्सपीरियंस में एक अंगूर का वेट कितना होना चाहिए? एक अंगूर का नहीं होता है, एक गुच्छे का होता है। हम्म, तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 550 ग्राम तक होता है। हम्म, अब वो जैसे एक्सपोर्ट में हम करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड होता है, हर देश का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। हम्म, और जो बेदाना या किशमिश के लिए करते हैं, हम्म, तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। वो कितना भी हो सकता है, उसमें खाली माल निकालना पड़ता है। हम्म, दूसरा, इसमें वेराइटीज़ होती है जिसमें उसकी लंबाई, जो अंगूर होता है उसकी लंबाई का बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो वेराइटी के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे जो वेराइटी है, अगर आप थॉमसन सीडलेस लेंगे तो थॉमसन गोल होता है अंगूर, हम्म, लेकिन सोना का लेंगे या फिर एसएसएन लेंगे, ये सब लंबी वेराइटी हम्म, होती है। और बाकी की कुछ वेराइटियाँ लंबी होती है। तो हर मार्केट की अपनी डिमांड होती है, और उसके अकॉर्डिंगली किसान वो मानिक चमन हो गया या क्रिम्सन हो गया, कुछ सफ़ेद मतलब हरे अंगूर होते हैं, फिर नीले काले होते हैं, कुछ हम्म, पर्पल होते हैं, ओके। अच्छा कुछ रेडिश होते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेराइटी होती है, कलर्ड वेराइटी होती है, कुछ वाइट वेराइटी होती है। अभी एनआरसीजी ने बहुत अच्छे अंगूर निकाले, फ्लेवर्ड वेराइटी, लीची फ्लेवर्ड वेराइटी ओके। अंगूर की है। एंड कुछ एक मांजरी मेडिका करके वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, टेस्ट के लिए अच्छी है, जूस के लिए अच्छी है। सो ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती है जो करेक्ट, किसान लगाते हैं, और उसकी डिमांड उसके हिसाब से होती है। करेक्ट। सर, आपने अभी डाउनी मिल्ड्यू का एक उल्लेख किया, एग्जैक्टली क्या होता है डाउनी मिल्ड्यू? डाउनी मिल्ड्यू एक फफूंद है या फंगस है। हम्म, ये अंगूर पर शुरू की अवस्था में, छटनी होने के बाद में, जब नया स्प्राउट आता है, या पोंगा बोलते हैं उसको, पोंगा आता है, हम्म, तो उस उसमें आती है, और वहाँ से लेके फ्लावरिंग तक उसका पीरियड होता है। उसमें वो डाउनी मिल्ड्यू फसल का नुकसान करती है। ये फंगस अगर आ गई तो आपका जो अंगूर की का प्रोडक्शन है वो ज़ीरो कर सकती है। ओके। ओके, ज़ीरो हो सकता है। तो द्राक्ष का जो किसान है या अंगूर का जो किसान है, वो किसी को नहीं डरता है, हम्म, वो ये डाउनी मिल्ड्यू को डरता है। ओके। क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू उसका पूरा प्रोडक्शन ज़ीरो कर सकती है। तो मतलब बाग छोड़ देनी पड़ती है अगर उसने सही से स्प्रे नहीं किए तो। हम्म, और ये जो परिस्थिति होती है, जैसे आपने विंटर में बोला, ठंड में ये हम्म, अपन फसल लेते हैं, हम्म, तो ठंड में जब फसल लेते हैं तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए पोषक वातावरण होता है। ओके। सर, डाउनी मिल्ड्यू को मराठी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं? केवड़ा। केवड़ा। हाँ, केवड़ा रोग। ओके, हम्म। ओके। ओके, इसके नियंत्रण के लिए या इसके सेफ्टी के लिए धानुका के पास कौन सा प्रोडक्ट है सर? डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए धानुका ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, जापानीज टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है किरारी। ओके। ओके, इसका टेक्निकल होता है एमिसल ब्रोम 20%, वेट बाय वेट। तो ये जो किरारी है, इसका इस्तेमाल, जैसे पोंगा है मतलब स्प्राउटिंग होता है पहले, वो खुलने के बाद जब पत्ती आती है, नई पत्ती, उसके ऊपर इसका स्प्रे करते हैं, या पोंगा अवस्था से इसका स्प्रे करते हैं। हम्म, तो इसका स्प्रे करने से इसकी ऐसी क्षमता है, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है, जो डाउनी मिल्ड्यू को तो खत्म करती है, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक वो एक्टिव रेसिडुअल इफेक्ट उसका मिलता है। हम्म, तो हमने जो ट्रायल लिए हैं उसमें हमको 6 दिन तक बहुत अच्छे कंट्रोल इसके मिले हैं। ग्रेप्स में क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट ग्रो करता है पौधा। तो इसमें अभी आज के डेट में कोई किसान सिस्टेमिक केमिकल यूज़ नहीं करता है। ओके। ओके, तो कांटेक्ट थियरी ज़्यादा यूज़ होती है।
और कांटेक्ट का प्रॉब्लम क्या होता है कि बारिश आ गई तो वो धुल जाता है सब। ओके। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने कांटेक्ट एक बार डाल दिया तो लेकिन पौधा 2 दिन के बाद तो बढ़ गया। ओके। तो वो जो कांटेक्ट दवा उसकी थी वो फैल गई, तो कुछ पैचेस खुल गए उसके जिसमें से इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो किरारी जो है ये ट्रांसलैमिनर इफेक्ट वाली दवा है। ये स्प्रे करने के बाद में पत्तों के अंदर अवशोषित हो जाती है ओके। और क्यूटिकल में जाके बैठती है। जो पत्ते का क्यूटिकल होता है या जो भी हरा ये होता है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू की जो हम बात कर रहे हैं, तो डाउनी मिल्ड्यू ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये खाली हरे भाग पे आता है, ओके। ये काले भाग पे आता नहीं है। जो भी पौधे का हरा भाग है, हरे पत्ते है, हरी डंठल है, हरा फूल है, इसी पे आता है, वो इसी को खाता है। तो जब ये हम किरारी स्प्रे करते हैं तो ये उसके क्यूटिकल में जाके बैठता है। पत्तों के पत्तों का एक पार्ट होता है जैसे स्किन के नीचे का भाग, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, उसमें जाके बैठता है। तो इसको इसीलिए इसको द्राक्ष का अंगरक्षक बोलते हैं। ओके। ये पूरा कवर कर लेता है। अब जो इन्फेक्शन अंदर है उसको तो ये खत्म कर देता है, मार देता है। दूसरा दूसरा अगर फिर बारिश होती है, एक दिन 2 दिन के बाद बारिश होती है, फिर डाउनी मिल्ड्यू फिर से जागरूक होता है, तो ये किरारी भी जागरूक होता है और वो जो फिर से इन्फेक्शन जो पैदा हुआ है वहां पर उसको भी खत्म करने का काम करता है। तो बहुत ही कारगर दवाई है। मैं ये कहूंगा कि दुनिया की बेस्ट दवा है डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में अंगूर में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर इसके अलावा फार्मर्स उनके खेती में कौन से रोग के वजह से ये होते, मतलब तकलीफ में आते या परेशान होते, कौन से ऐसे रोग होते सर? अगर अंगूर की बात की जाए अपन, तो अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू तो एक महत्वपूर्ण रोग है। इसके अलावा इसमें करपा आता है या झुलसा आता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है फफूंद जनित झुलसा या बुरशीजन्य करपा, उसको मराठी में बोलते हैं, और दूसरा होता है जीवाणुजन्य करपा या जीवाणुजन्य झुलसा, या उसको ओला करपा भी बोलते हैं मराठी में। अब इसका जो करपे का या झुलसे का जो एरिया है, अगर आप बात करेंगे नासिक की, अभी नासिक में हमारे पास ग्रेप्स है, अंगूर है, तो यहाँ पर जनरली बुरशीजन्य करपा या फफूंद वाला करपा ज़्यादा आता है, फफूंद वाला झुलसा ज़्यादा आता है। लेकिन सांगली से लेकर सोलापुर का बेल्ट अगर देखेंगे आप, सांगली से लेकर सोलापुर तक का जो ग्रेप्स है, इसमें जीवाणुजन्य करपा ज़्यादा आता है, मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको बोलेंगे वो ज़्यादा आता है। तो ये 2 अलग अलग ये है। जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट के ग्रेप्स होते हैं नासिक में, ओके, ये ज़्यादा करके एक्सपोर्ट के ग्रेप्स होते हैं, तो वो बहुत ही सावधानी पूर्वक स्प्रेइंग करते हैं, सब केमिकल व्यवस्थित उसका ये होता है। सांगली में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक्सपोर्ट भी होता है और किशमिश का भी वो करते हैं, किशमिश भी बनाते हैं। करेक्ट। तो लेकिन वहाँ की जलवायु थोड़ी अलग है नासिक से, तो वहाँ के प्रॉब्लम अलग होते हैं। तो एक हो गया ये झुलसा या ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट है, एंथ्रैक्नोज जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद आता है भुरी या भभूतिया या पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी रोग आता है। अब जैसे डाउनी की बात हमने की, तो डाउनी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जहाँ अगर बारिश हो गई तो डाउनी मिल्ड्यू का खतरा बढ़ जाता है। अगर ठंड पड़ गई, ठंड अगर आ गई, तो ठंड में फिर डाउनी नहीं आता है, तब ये पाउडरी मिल्ड्यू आता है, या उसको भुरी बोलते हैं या फिर भभूतिया बोलते हैं हिंदी में। तो वो रोग आता है। तो जो मेजर ये है समस्या, वो एंथ्रैक्नोज और बैक्टीरियल ब्लाइट की है। ओके। एंड उसके बाद भूरी की समस्या आती है। एग्जैक्टली सर, आपने अभी इतने सारे जो रोग है, जो परेशानी फार्मर्स को आती है, इनके ऊपर एक सोल्यूशन, मतलब सेफ्टी के लिए धानुका के पास कोई प्रोडक्ट है सर? हाँ, अगर हम ब्लाइट की बात करें, एंथ्रैक्नोज की बात करें या झुलसा की बात करें, तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, जो भी वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी है। उसका नाम है कोनिका। ओके। ओके। तो कोनिका ये एंथ्रैक्नोज और बैक्टीरियल ब्लाइट दोनों भी कंट्रोल करने में कारगर है, सक्षम है। इसका जो स्प्रे होता है, जैसे अभी हम बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करें, तो बैक्टीरियल ब्लाइट का क्या होता है कि बैक्टीरिया पौधे में ऐसा प्रवेश नहीं करता। उसको प्रवेश करने के लिए कोई ओपनिंग चाहिए या मार्ग चाहिए, और वो मार्ग उसको मिलता है जब वो फेल फुट निकालते हैं, या जो नॉन प्रोडक्टिव शूट्स होते हैं उसको जब निकालते हैं बेल के ऊपर से, तो वहाँ जख्म बनती है, उसमें से वो बैक्टीरिया प्रवेश करता है, या ओके। छटनी होती है उसमें से वो बैक्टीरिया प्रवेश करता है। तो
जब ये चीज हमको पता है तो इसका इस्तेमाल भी तब करना चाहिए जब फेल फुट निकालते हैं। तो फेल फुट पे एक स्प्रे इसका होता है 300 ग्राम प्रति एकड़, और एक प्री ब्लूमिंग स्टेज है, फुलोरिया, फूलों के पहले की अवस्था, फूल खिलने के से पहले की अवस्था, फुलोरिया पूर्वीची अवस्था उसको बोलते हैं, उसमें एक स्प्रे होना चाहिए 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये भी पाया गया है, जैसे इस साल की जो समस्या है, अभी मैं सांगली से ही आया हूँ, तो सांगली, जत और वो कवठे महाकाल वो एरिया से आया हूँ अभी वहां से। तो वहाँ बहुत ज्यादा लीफ फॉल हुआ है, मतलब पत्ते झड़ गए बेल के। ओके। और वो झड़ गए हैं बैक्टीरियल ब्लाइट से या जीवाणुजन्य करपा की वजह से। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो जिनको हमने रिकमेंड किया था कि अप्रैल की प्रूनिंग के बाद आपने कम से कम 2 स्प्रे कोनिका के लगाने हैं, तो उन्होंने लगाए। पहला स्टॉप जब किया उन्होंने 5 पत्तों पे, तब एक कोनिका का स्प्रे लगाया, या बोर्डो से पहले कोनिका लगाया, फिर दूसरा 8 पत्तों पे स्टॉप किया, तब 5 पत्तों पे स्टॉप किया, तब एक कोनिका का लगाया। तो उनके पत्ते बिल्कुल भी झड़े नहीं, नहीं है। 100% उनके पत्ते अच्छे थे। तो पत्ते अच्छे होने की वजह से उनकी जो केन है वो बहुत अच्छी मैच्योर हुई, हर केन में घड़ है। उनका कहना है कि इतना अच्छा था कि जो खोड़ के ऊपर पत्ता था उसका भी जो बड़ है वो भी मैच्योर हो गया, और बहुत अच्छा स्प्राउटिंग उनको मिला। तो किसानों को मुझे ये कहना है कि अगर आप कोनिका का इस्तेमाल इसमें करते हैं, अप्रैल में भी करते हैं, तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट सर। सर हम्म, मेरा एक सवाल कि मैं अ, इतने सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ अभी सर, एक प्रोसेस मुझे जाननी है। एक एग्जांपल, मेरी खेती है, मेरी खेती में मेरे पौधों के पत्ते जड़ गए, तो अगर मुझे धानुका के प्रोडक्ट यूज करने हैं तो पत्ते जल गए। हाँ, जल गए या हाँ, झड़ गए, तो वो होने के बाद मैं अगर धानुका के हेल्प सेंटर पे कॉल कर रहा हूँ, तो उसके आगे प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे गाइड करेगी धानुका की टीम? हाँ, आप अगर फ़ोन करेंगे हमारे हेल्पलाइन पे, तो वो आपके जो नज़दीक के हमारे, सेंटर है। हाँ, सेंटर नहीं, हमारे जो एम्प्लॉय नज़दीक है, ओके, जैसे आप ओके। महाराष्ट्र में पूना से फ़ोन करेंगे तो वो मेरा नंबर देंगे आपको। ओके, ओके। तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो आपका नंबर मुझे भेजेंगे, मैं भी आपको फ़ोन करूँगा, दोनों भी हाँ, होता है। हाँ, हाँ। ओके, और फिर अगर आपने अपने जो सिम्टम्स है वो बताए, तो उसके ऊपर अगर हमको समझ में आए तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशन आपको फ़ोन पे ही दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपके खेत पे आके विज़िट करके उसका स्टडी करके आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, हाँ, ओके, देंगे मतलब। ओके, ओके। सर जैसे आपने अभी बताया कि भभूतिया करके जो रोग है, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है सर? हाँ, भभूतिया जो है या पाउडरी मिल्ड्यू या उसको भूरी बोलते हैं, ये रोग क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये क्या होता है, जब ठंड पड़ती है तब ये रोग डेवलप होता है। अब ये रोग होता ही है खेत में, लेकिन डेवलप कब होता है, जब ठंड पड़ती है। हम्म। जब 22 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो जाता है, 18 डिग्री तक चला जाता है, तो भूरी का विकास या पाउडरी मिल्ड्यू का विकास बहुत जोरों से होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो फफूंद है या फंगस है, ये पौधों के अंदर जाती है, और उसका रस और वो उसका सब डिस्ट्रॉय करती है, और बाहर आके वो सफ़ेद पाउडर दिखता है उसके ऊपर। हम्म। इसकी वजह से जो ये है, अंगूर है, उसकी क्वालिटी खराब होती है और रेट मिलते नहीं है। हम्म। एक्सपोर्ट रिजेक्शन हो जाता है, एक्सपोर्ट में चलता नहीं है ये। तो इसके लिए जो दवा हम लोग लेके आए हैं वो है निसोडियम। ओके। ओके, तो निसोडियम भी जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये निप्पॉन सोडा से लिया गया है, हम्म। और बहुत अच्छा है ये भी। बेस्ट टेक्नोलॉजी वो इसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है, वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि इसके 5 एक्शन फार्मूला है। जैसे जब हम स्प्रे करते हैं, कोई भी चीज़ स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के बाद में उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक तो सनलाइट चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, तब वो एब्जॉर्ब होगा पत्ते में। इसको नहीं चाहिए, आपने स्प्रे किया, ये एब्जॉर्ब होगा, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि पत्तों में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद इसमें ट्रांसलैमिनर इफेक्ट है या थर भेदक क्रिया है, पत्तों के सभी स्तरों को भेद कर या आर पार चली जाती है दवा, फिर पत्तों के अंदर रुकती है वो, जिसके कारण उसमें रेसिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अपशिष्ट क्रिया बहुत अच्छी है उसकी। और दूसरा ये होता है कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव है, मतलब यदि रोग आ गया, आपने स्प्रे किया तो रोग को खत्म कर देगा। हम्म। यदि रोग नहीं है और आपकी इच्छा है कि रोग आना नहीं चाहिए, तो हम्म। रोगों को आने नहीं देगा। ओके। और पांचवा इसमें वेपर एक्शन या धुरीजन्य क्रिया जिसको बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। हम्म। तो क्या होता है कि पत्ते के अंदर जब ये जाके बैठता है, तो ये चुप नहीं बैठता वहां पे, वहां से उसके वेपर्स निकलने चालू होते हैं हम्म। पत्तों से, और ये वेपर्स कैनोपी में घूमते हैं। ओके। ओके,
तो कैनोपी में जब घूमते हैं तो जहाँ कहीं इसको भूरी मिल जाए वहाँ उसको वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पनपे पाउडरी मिल्ड्यू या भूरी, ऐसा उसको बोल सकते हैं। क्योंकि जहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँचती वहाँ ये पाउडरी मिल्ड्यू डेवलप होती है। करेक्ट। तो जब सूरज की किरण नहीं पहुँच सकती तो हमारा स्प्रे पहुँच सकता है क्या? नहीं पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ इसके वेपर पहुँच सकते हैं। तो इसके वेपर जाके वो बंच के अंदर है या वो गुच्छे में है, उसके अंदर भी जाके पाउडरी मिल्ड्यू को ख़त्म खत्म करने करते का काम ये निसोडियम करता है। ये बहुत कारगर दवा है इसमें। हैं। तो ये निसोडियम। सर आप किसानों को क्या अच्छे खेती के लिए क्या सुझाव देना चाहते हो सर? हाँ, मैं किसानों को एक और एडिशनल ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक और समस्या आती है। जैसे जो भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ उन्होंने वेटसीट यूज़ करना चाहिए। वेटसीट क्या है कि हर दवा के लिए एफिकेसी एनहांसर है। हर दवा के लिए एफिकेसी एनहांसर का काम करता है। मतलब वो उसको दवा को पत्तों के अंदर ले जाता है। ये खाली, लेकिन इसको कभी कोनिका के साथ यूज़ मत करना। कोनिका ये सिंगल यूज़ होगा, लेकिन ये बाकी कोई भी दवा के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे दवा अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाती है पत्तों में और सुरक्षित रहती है, तो ज़्यादा दिन तक काम करती है, उससे ज़्यादा एफिकेसी मिलती है उसकी। दूसरा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, एक और गुणधर्म है इसका कि वेटसीड स्प्रे करने के बाद में जो भी पानी है पौधों के ऊपर वो एक तो नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है, या फिर उड़ जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो फसल है वो ड्राई रहती है, सूखी रहती है। और फसल यदि सूखी रहेगी तो उसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू को पानी लगता है, तो वो आक्रमण नहीं कर सकते। दूसरा एक विषय आता है कि जब फूल में होता है, फ्लावरिंग में होता है अंगूर या उसका बंच होता है, तब बहुत ओस पड़ती है, या दो उसको अपन बोलते हैं, या ड्यू पड़ती है बहुत। तो ओस पड़ती है, अभी शुरू होगी जैसे ठंड बढ़ेगी, और इस साल ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत हुई है। तो ये जब ओस गिरती है तो ये गुच्छे उसको पकड़ लेते हैं, गुच्छे में जाके बैठती है। तो ये ज़्यादा देर तक अगर गुच्छे में पानी रहेगा, ओस का बोलो या बारिश का बोलो, तो वो सड़ने लगता है। तो वो घड़ कुछ की समस्या आती है, सड़ने की समस्या आती है, और वो बंच सड़ जाता है, पोर्शन ऑफ बंच या पूरा बंच सड़ जाता है। तो इससे बचाव करने के लिए हमको वेटसीट का इस्तेमाल करना है 1 ml पर लीटर। 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से वेटसीट का अगर आपने छिड़काव किया तो जो भी पानी बंच में है या पौधों पे है वो सब घसर जाएगा नीचे या फिर उड़ जाएगा। तो उससे पौधा और वो बंच बच जाएगा। तो ये एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ये करना चाहिए। ये किसान है वो इस्तेमाल करते हैं। या आपको अगर ऐसा अंदाज है कि बारिश होने वाली है या बारिश हो चुकी है, वो दोनों सूरत में आप वेटसीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारिश अगर होने वाली है, वेटसीट इस्तेमाल किया, तो जो बारिश होगी वो पानी पत्तों पे नहीं रुकेगा, पौधे में नहीं रुकेगा। और यदि बारिश हो गई है और उसके बाद आप वेटसीट का इस्तेमाल करते हो तो जो जमा हुआ पानी है वो नीचे गिर जाएगा और अपनी जो बेल है वो ड्राई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो अंगूर के किसानों के लिए वरदान है। उन्होंने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर काफ़ी अच्छा लगा ये धानुका के पॉडकास्ट शो में आपके साथ बात करके सर, और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इस पॉडकास्ट में बताई सर। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ऑल द बेस्ट आपके जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।